आज के नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं चौधरी और धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ सीधे भवानीपुर कोलकाता से। तो धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जगह जगह हंगामा हो रहा है, धरने हो रहे हैं। ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में पहुंच गई। तमाम कल्याण बनर्जी के फिर बोल बिगड़े हुए दिखाई दिए। उनके कई नेता जैसे मैदान में ही कूद पड़े हैं। आखिर ये बौखलाहट क्यों है? और क्या अब ये स्थिति हो गई है कि ममता बनर्जी का फोकस केवल भवानीपुर पर हो गया है, या उनको हार की गंध मिलने लगी है और पेशबंदी करनी शुरू कर दी है ताकि चुनाव आयोग पर भी ठीकरा फोड़ सके, केंद्रीय बलों पर भी, भारतीय जनता पार्टी पर भी? सर नमस्कार आपको और तमाम दर्शकों को। मैं इससे पहले दर्शकों को ये दिखा दूं कि हम लोग इस वक्त है कहाँ। ये जगह वो है जिस स्ट्रांग रूम में कल ममता बनर्जी पहुंच गई थी, जो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री का इस तरह का मैं नहीं मानता हूं कि कभी कोई इस तरह का व्यवहार रहा। और वो 4 घंटे रही, 8:30 बजे से 12:30 बजे तक वो यही रही है। और ये 159 वो सीट है जो जो भवानीपुर की सीट है, उसका नंबर है जो असेंबली नंबर होता है। और यहाँ वेलकम टू DCNRC फॉर जनरल इलेक्शन टू द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली 2026। ये आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों को ये थोड़ा सा पीछे की तरफ हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा सिक्योरिटी को लेकर सवाल जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये देखिए खूबसूरत सी जगह पर है। यहाँ ये आपको दिख रहा है कि वो ये पूरा का पूरी तैयारी की हुई है। और यहाँ कल से हमने वो देखा है, भवानीपुर का यही जगह थी जहाँ हमने 4 से 4.5 घंटे का वो एक अभूतपूर्व दृश्य देखा होगा आपने, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। यहाँ अब सुरक्षा फिर इसीलिए 167 BNS यानी जिसको हम धारा 144 कहते थे, अब उसको BNS 167 कहते हैं। ये व्हीकल टैगिंग काउंटर है और ये सामने आप देख रहे हैं, इस पर ये कल हुआ था। और ये सुरक्षा के लिए मैं कहूंगा कि बहुत सारी चीजें पहले सर मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ, लेकिन दर्शकों को दिखाने के लिए पहले वो दिखा रहा हूँ। मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर लग रहा होगा ना दर्शकों को। ये देखिए, जनरल इलेक्शंस ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव, यही सब है। ये 17 लॉर्ड सिन्हा रोड कहलाती है। और यहाँ जो 29 और 28 का जो रखा गया था चुनाव का, वो सब है। इसको शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल भी मतलब दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ वो समय कैमरे से उससे है, मोबाइल से तो बहुत ज्यादा क्लोज और वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सामने पुलिसकर्मी खड़ी है, महिला पुलिसकर्मी, उसके पीछे वो बोर्ड, ये तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जी जी। तो अब मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ ये अब चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि कल बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ माहौल टेंस हो गया था, क्योंकि शुभेंदु के जो पोलिंग एजेंट हैं वो भी यहाँ पहुंच गए थे। और आपने देखा होगा वीडियो, हमारे दर्शकों को दिखा होगा, बहुत सारा जबरदस्त तरीके से बहस हो रही थी। और ममता बनर्जी जिस तरह से सारे आरोपों के साथ हैं, लगातार वो कर रही है। तो वो इस तरह का, अगर हम बाकी कुछ भी ना कहें, बहुत ही सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल करें, जो अमूमन पत्रकारिता में हम लोग अगर मान लीजिए करेंगे, तो वो भी ये कहता है कि मैं भी बहुत सारे यहाँ क्योंकि जितने तमाम बंगाली मीडिया के लोग हैं उनसे भी मैं बात कर रहा था, जो यहाँ नेशनल मीडिया के बंगाली उसमें काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी बात कर रहा था। बड़ी हैरानी की बात है कि वो ये कह रहे कि उन्होंने अपनी पूरी, उसने जितने दिन से वो पत्रकारिता में है और जब से ममता बनर्जी का अभ्युदय हुआ है, इस तरह की कोई चीजें उन्होंने नहीं देखी हैं कि ममता बनर्जी इस तरह के एक्ट कर रही हो। देखिए, क्योंकि ये पूरे में DNS लग गया, तो आप ये देखें बहुत सारे हर्डल्स हो सकते हैं उनको रोका जाने के लिए। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ बहुत अलग अलग जगह से सामान आ रहा है ताकि रोका जा सके, ये सब है। तो जनरल मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से हमने पूरे इस ममता बनर्जी के बदले हुए रूप को देखा कि 7 बजे वो सुबह निकल कर चली जाती हैं बूथ पर वोटिंग के दिन, जो कभी नहीं गई थी, अलग अलग बूथ पर घूमती हैं, फिर रात हकीम के वहाँ पहुँचती हैं, वहाँ उनसे बातचीत होती है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि रात में वो पहुँच जाती है। इससे पहले आपने देखा होगा सुबह मंदिर जाती हैं, और फिर उसके बाद वो 10 मिनट तक कुछ वीडियो भी रिलीज करती हैं। उन सब में अगर आप उन सबको भी बहुत गहराई से देखते हैं, भले ही हमने यहाँ बंगाल में रोज दैनंदिन की रिपोर्टिंग नहीं की हो, तो भी आपको वीडियो ये बता देते हैं कि किस तरह से
ये पूरा का पूरा उनका जो पॉलिटिकल नया वो है, ये अवतार कभी किसी ने देखा नहीं। इतना ज्यादा चेंज ममता बनर्जी के बीच में इतने लंबे अरसे से किसी ने गौर नहीं किया। कभी ये देखा भी नहीं गया कि वो बूथ पर निकलेंगी और फिर वो शुरू करेंगी कि इसके बाद वहां हम लोग उनको देखें कि एक बूथ से दूसरे बूथ से तीसरे बूथ, और हर बार वो निशाना बनाती हुई चली जाएंगी सेंट्रल को, हर बार सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को। लेकिन एक बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आई है कि लोग इसके बावजूद कि हाँ ये कह रहे हैं कि हाँ चुनाव तो बिना किसी हत्या के हो गया, बिना किसी हिंसा के हो गया, बिना किसी बम पड़, लेकिन सेंट्रल एजेंसीज का होना गलत है। तो ये जो एक कंट्राडिक्शन है, यही पूरे बंगाल की कहानी समझाता है। वो ये भी देख रहा है कि एक भी बार हिंसा नहीं हुई, लेकिन उसको ये भी दर्द है कि सब ये क्यों लोग हैं। तो ये मुझे लगता है ये एक बड़ी लड़ाई है जो यहाँ के इस कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चर को साफ करेगी। शायद पिछले 50 सालों से बंगाल में जिस तरह से पॉलिटिक्स हुई है उसका भी एक लंबा मुझे लगता है ये इतिहास होगा जो अब हम अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि बहुत सॉफ्ट शब्दों में भी ममता जिस तरह से अपने इस राजनीतिक टर्मोइल में सबसे टफ फाइट में है, और बहुत बड़ी बात यह है कि वो शायद ही उसमें विनिंग अपने लिए देख रही है। कोई लाइन स्ट्रीक भी उनके पास नहीं है जो उनको विजय की तरफ ले जाती है। अगर हम चाहे वोटिंग का पैटर्न देखें, वोटिंग का पैटर्न अद्भुत है, इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ। इसके बाद आप देखेंगे एसआईआर कहने के बावजूद जिन जिलों में सबसे ज्यादा हुआ वो तमाम वो जिले हैं, चाहे वो मथुरा डोमिनेटेड बेल्ट हो जहां बीजेपी पहले बहुत ताकतवर थी। तो अचानक ऐसा नहीं हुआ होगा कि एसआईआर के चलते वो सारे वोटर वहां पहुंच गए होंगे। तो बहुत सारे कारण उनके अगेंस्ट है। अब तक ममता के पास अगर आप देखेंगे या ममता के जितने भी लोग हैं जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं, और खासतौर से अगर यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा उनके होते हैं, तो अगर आप देखेंगे वो सब एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि मुस्लिम वोट में कोई डिवीजन नहीं हुआ, और महिला वोटर जो ममता बनर्जी के लंबे अरसे से वोट कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेटेड वोटर रही हैं, उनमें भी कोई डिवीजन नहीं दिख रहा, ऐसा उनको लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है, और यही वजह है कि ममता का जो जो हमेशा एक बहुत खाटी पॉलिटिशियन हमने देखा सड़कों पर देखा, ये बाकायदा पोलिंग स्टेशन हैं, उनके व्हीकल नंबर हैं, सब चीज़ों का यहाँ एंट्री है। एक एक चीज़ की जो आ सकती है वो आपको दिखाई देगी, किस किस में वो सामान आया तो सबका है। आप किसी भी जो नंबर होते हैं मतलब पोलिंग स्टेशन पर जो उनके व्हीकल तक है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर तक है। तो जिस तरह का इस बार चुनाव आयोग ने ये इंतजाम किया है, और आपने देखा होगा कल के बाद और बौखलाहट बढ़ी, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ गई थी जो फिर वापस कल्याण बनर्जी ने फिर कल बहस की थी कि जो सुपरवाइजर हैं, जो पर्यवेक्षक होंगे, जो ये देखेंगे कि काउंटिंग टेबल्स पर क्या क्या चल रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है या फिर उसको सही से चल रहा है या नहीं, इसमें सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को रखा जाएगा या पीएसयू यानी पब्लिक जो अंडरटेकिंग है वो भी रखे जाएंगे। तो वो अगर हम देखेंगे तो वो सब यहाँ मुझे नहीं लगता कि ये सब उनके हक में गया है, क्योंकि वो फिर कोर्ट में गई, कोर्ट से फिर इनको कोई कामयाबी नहीं मिली। तो ये लगातार एक के बाद एक उनके लिए झटका है, और यही झटका मुझे लगता है कि उनके व्यवहार में दिख रहा है, यही उनकी बातचीत में दिख रहा है। और जो रही बात आपकी कि कल्याण बनर्जी, तो कल्याण बनर्जी नहीं है इन सब में, ये तमाम लोग वो हैं जो इस समय ममता से ज्यादा अभिषेक बनर्जी की गुड बुक में रहना चाहते हैं। क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से हमले बोले थे होम मिनिस्टर को, जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, ये उससे ज्यादा आगे जाना चाहते हैं ताकि उनकी गुड बुक में रहे, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे कल्याण बनर्जी हो, या कोई दूसरे भी लोग क्यों ना हो। इन सबका एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह गालियां दी, जैसे डेरेक ओब्रायन, वो अपने आप को इतना सुसंस्कृत और सभ्य और वो सब बताने की कोशिश करते रहे। आप ये देखिए नरेंद्र, अमित, उनको लग रहा है जैसे वो इससे बहुत, और ये सबको मालूम है कि उनकी हैसियत क्या है। अगर चुनावी हैसियत देखें, ममता बनर्जी उनका हाथ अगर हटा लें तो वो इस लायक भी नहीं है कि कम से कम 100 वोट ले पाए। 100 वोट में बहुत बड़ी वोट कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का वोट मिलेगा तो बड़ा जरूरी है। लेकिन जिस तरह की भाषा है वो ये बताती है कि ये सब चीजें अंदर चल रहे एक टसल, डर, उन सब का नतीजा है। जी सर। धीरेन्द्र जी, आवाज आ रही? 4.5 घंटे तक स्ट्रांग रूम में रहना, एक सीन क्रिएट करना, ये ममता बनर्जी की फितरत में पहले से है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने यही किया, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर में उन्होंने यही किया। वो हर जगह हंगामा करती हैं। जब ज्योति बासु या बुद्धदेव भट्टाचार्य थे यहाँ, तब भी वो इसी तरह के हंगामों के लिए जानी जाती थी। साबित क्या करना चाहती है? नंबर 2,
चुनाव आयोग ने कहा है कि जब हमने स्ट्रांग रूम खोल करके दिखाने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया, उस समय टीएमसी के नेता नदारत रहे। ये क्यों हुआ? और फिर बाद में आकर के इन्होंने स्ट्रांग रूम में जबरन एंट्री क्यों ली? दरअसल एक बड़ी चीज है सर, यहाँ इस सब से अलग हटके मतलब जो लोग चला रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ी नैरेटिव वॉर चल रही है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी ऐसा नहीं करेंगी तो आप देखेंगे फर्स्ट फेज के बाद और जब से एग्जिट पोल्स आए हैं, और पिछली बार के जब एग्जिट पोल में बहुत बड़ी बढ़त बीजेपी को दिखाई गई थी, लेकिन उस वक्त कार्यकर्ताओं को यकीन था, क्योंकि उनको अपनी गुंडागर्दी, अपने उन्होंने जो बूथ मैनेजमेंट किया है, जिस तरह से उन्होंने पूरा सब जगह खौफ और भय का आत्मा निर्भर किया था, उनको मालूम था हमको कहाँ कहाँ हमने किसी के जगह फर्जी वोट डाले, हमने कितना छापा वोट डाला, ये सबको उनको मालूम था। तो वो बहुत निश्चिंत से भले ही कुछ भी कह रहे हैं। इस बार जो चुनाव आयोग ने किया है, उसने कंप्लीटली जो एक इनकी एक फर्जी वोटिंग है वो रुक गई है। तो उससे क्या हुआ कि कार्यकर्ताओं का विश्वास हिल गया। फिर उसके बाद आपने देखा होगा ममता बनर्जी जब वोट बूथ पर थी तो एकदम बिल्कुल हिले हुए आत्मविश्वास के साथ थी। तो ये और भी खतरनाक बात मुझे लगी। तो वो ये बताना चाहती हैं, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे देखें कि अमूमन हर बार 11-12 बजे तक जो उनका अपना मीडिया है, जो यहाँ जिनको मैं रोज अखबार में दिखाता भी हूँ लोगों को, वो उनको ये बता देना चाहते थे, अपने अपने कार्यकर्ताओं को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो अभी हैं, वो फील्ड में हैं। आप काउंटिंग छोड़कर ना जाएं, काउंटिंग छोड़कर ना भागें, जो अमूमन अब तक विपक्षी पार्टियां करती रही, क्योंकि सारा गुंडा तंत्र उनके हाथ में आ गया, सारा जो पुलिस का सिस्टम तो वहाँ इसी तरह से होता है। यहाँ दल दासम बोलते हैं, दास दल, इस तरह करके कुछ टर्म इस्तेमाल करते हैं यहाँ इसके लिए, कि जो दल के दास हैं, यानी जो पार्टी है, जी जी, दास दलम, जो दास दलम है यानी दल के दास हैं, उसके पॉलिटिकल कर्मचारियों के लिए ये शब्द यहाँ इस्तेमाल होता रहा है मीडिया में। तो वो आप देखेंगे कि उनको ये डर रहता है कि अगर इस वक्त उनका कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया, जो लगातार जिसको ये डर है कि साहब हमारी गुंडागर्दी तो चली नहीं, हम जहाँ लाठी बजाते थे, जहाँ हम बम फोड़ते थे, यहाँ तक कि उनको आईएसएफ वालों ने दौड़ा दौड़ा के मारा, बहुत जगह उन्होंने निकलने की कोशिश की तो वहां लाठियां बज गई। तो उससे उनका जो पूरा एक डर का, खौफ का माहौल टूटा। मुझे लगता है कि ये भी वो अपने कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाने के लिए एक बाद एक इस तरह के कदम उठा रहे हैं कि नहीं, हम फाइट में हैं, हम लड़ाई में हैं, आप काउंटिंग पर रहें। क्योंकि ये यहाँ की कल्चर नहीं रही है कि अगर कोई हारने वाली पार्टी है तो उसके लोग सबसे पहले अपनी सुरक्षा करने के लिए भागते हैं, और चाहे वो कोई भी हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग बात कर रहे थे, नहीं उस वक्त मैं इस चैनल पे बात कर रहा था, जो यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर्स हैं, जिनको ये माना जाता है कि उन्होंने पिछली बार सही रिपोर्टिंग करने की कोशिश की, तो वो लोग घरों के बाहर भाग गए थे। उनको कई कई केस उन पर लगे थे, कोई बेल करा के आए, कई लोग थाने में, जेल में भी गए। इस तरह के बहुत सारे केस थे। जैसे आरामबाग मीडिया वाला है, उसको 47 केस एक झटके में लग गए थे, अभी उसको बहुत बड़ी पॉपुलरिटी है। लेकिन अगर जैसे ही चुनाव का समय आ रहा था, उससे पहले उन लोगों का कहना ये था, वोटिंग से पहले, कि हम काउंटिंग के दिन यहाँ नहीं रुकेंगे, हम ऐसी जगह पर रहेंगे जहां से हम दूसरे स्टेट में जा सकें या फिर बॉर्डर पार करके नेपाल जा सकें, क्योंकि हमको मालूम है सबसे पहला काम क्या होगा। तो यहाँ की जो प्रवृत्ति रही है, ममता बनर्जी उसी के मुताबिक अपने वो जो अपना काडर है उसको वो जानती है कि ये क्या हो सकता है, तो इसीलिए वो ये कोशिश कर रही है। इसीलिए आप इन सब की जो भाषाएं हैं उन सब को देख रहे हैं, और ये भी एक हार का बड़ा डर हो सकता है। देखिए रिजल्ट क्या होगा अभी, मतलब सब चीजों के बावजूद 4 मार्च को खुलने के बाद ही कंफर्म होगा। भले ही हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं कि जो हम लोगों को लग रहा है कि बीजेपी यहाँ तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस पर मोहर तो 4 को ही लगनी है। ये तो बिना अपने आप से कोई दे नहीं सकता कि वो अपने आप निकालेगा, जीत का सर्टिफिकेट दे देगा। तो 4 तक का इंतजार था, लेकिन 4 तक के इंतजार में स्थिति एकदम बदल गई दूसरे फेज की इस बड़ी वोटिंग में। इन बड़ी वोटिंग में बाकी सबको तो जो यकीन बीजेपी अपने आप कह रही है, जो यकीन ले रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि टीएमसी का आत्मविश्वास हिलाया। जी सर। धीरेन जी, जहांगीर खान की कॉन्स्टिट्यूंसी में और डायमंड हार्बर, इन 2 जगहों पर ही 77 बूथों पर पुनर्मतदान की घोषणा कर दी है चुनाव आयोग ने। कल पुनर्मतदान होगा 2 मई को। तो फिर अच्छा, वो अभी आया होगा, अजय पाल, मैंने देखा। जी जी। अजय पाल शर्मा का फिर जाकर के जहांगीर खान के गुर्कों को
समझाना, ये गड़बड़ी करोगे तो बख्शेंगे नहीं। तो ऐसे में फिर तो जस्टिफाइड है ना। अजय पाल शर्मा ने जो कुछ कहा था, उनकी आशंका सिद्ध हो गई कि इन्हीं के क्षेत्रों में टेप लगाए गए ईवीएम मशीनों पर वहीं गड़बड़ की गई। मुझे लगता है कि हमको ये कहने की बजाय कि उनका जस्टिफाई होना, ये तो सबको मालूम था सर। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ बंगाल में छुपी हुई हो, बंगाल के बाहर के लोग आश्चर्य कर रहे थे। वहां वोट पड़ता ही नहीं। वहां सबसे बड़ी बात ये थी कि जहां से उसके बराबर वाली, फाल्टा के बराबर वाली मगहरा, जो अगर मैं उसका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वहां सबसे ज्यादा लोग भागे थे पिछली बार। सबसे ज्यादा हिंसा इसी की वजह से हुई थी, जहांगीर की वजह से। जहांगीर वहां का अनबाउंड बादशाह है, अनक्राउंड बादशाह है। और अगर आप 7 लाख की जीत देखें डायमंड हार्बर में, तो ऐसा डायमंड नहीं लगे हुए अभिषेक में, ये कि अभिषेक मुखर्जी कोई डायमंड है या वो सब चीजें हैं। वो सारी ताकत इन्हीं जो जहांगीर जैसे करामाती लोग हैं, इन्हीं के लिए मजबूर। तो इसीलिए जब वो जाके बोलते हैं, तो आप उस बड़ी हिंसा को, जो मास वायलेंस हो सकती है, उसको रुकते हुए देखते हैं। तो इसीलिए अजय पाल शर्मा के एक्ट को लेकर वाई कुरैशी क्या कह रहे हैं या बाकी तमाम लोग क्या कह रहे हैं, ये बातें सिर्फ ड्राइंग रूम की बातें और झूठ और मस्कारी से भरी हुई बातें हैं, जिसमें जहर भरा हुआ है। क्योंकि यहाँ जितने तनाव में, मैं कहूंगा सुरक्षा बलों ने शायद ही इतने तनाव में पूरे देश में इतना शानदार काम किया हो, इतना अद्भुत काम किया सुरक्षा बलों ने इस तनाव के बीच में, कि उनको मालूम था कि सामने वाले आने वाली भीड़ पर हम गोली भी नहीं चलाना, और वो भीड़ आके कब्जा भी करेगी, और पूरा रिस्ट्रेन रखना है, संयम रखना है। क्योंकि वो, मैंने आपको बताया शायद टेलीग्राफ का वो उदाहरण दिया कि नीचे टेलीग्राफ का रिपोर्टर अंग्रेजी में लिख रहा है कि ये हिंदी में बोल रहे हैं। आप सोचिए कितना नस्ल भेदी या भाषाई तौर पर एक जहर भरा हुआ मीडिया यहाँ मौजूद है ऐसे समय में, जो बाहर से आया हुआ आदमी है, जिसकी पुलिस फोर्स है, जिसको मुख्यमंत्री खुद कह रही है हमला करने, कब्जा करने, ये सब आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देश से, दुनिया में, और अभी भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब इसके बाद हार जाएगी तो बीजेपी, तो फिर इसके बाद तो कुछ नहीं बचेगा सेना। अरे ये तो चुनाव है बॉस। आपकी इस बात के लिए पहले तो तारीफ करनी चाहिए कि एक बार बिना हिंसा का चुनाव है। मतलब आप ये सोचो कैसी जनरेशन होगी, कैसा एक आइडिया होगा जो अपने बच्चों की लाशों पर खुश होती है। यानी उनके बच्चों की लाशें नहीं गिरी सुरक्षा बलों की वजह से, इस बात पे दुख है। तो ये तो बड़ा आश्चर्य, इसमें क्या किया जा सकता है। एक मुझे तो लगता नहीं कि इस पे कोई बहुत रेशनल आइडिया से बात हो सकती है। जी, इन लोगों को लगता होगा कि जो बंगाल की पहचान बन गई है 1946-47 से लेकर के, और उसके बाद में भी कांग्रेस सरकारों के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ है खून खराबे का, चुनाव पूर्व हिंसा का, पेड़ों पर लटकी हुई लाशों का, वो इनको एकदम। देखने को नहीं मिला है। तो इन लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसा चुनाव है। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ के जो जिस तथाकथित इंटेलिजेंसिया या जिस तरह की इंटेलिजेंसिया इंटेलेक्ट की बात की जाती है, कम से कम मैं तो उससे बहुत प्रभावित नहीं हूँ। मैं तो 2, 3, 4, 5 चुनाव 2011 से कर रहा हूँ। 2007 में मैं यहाँ एक स्टिंग ऑपरेशंस के लिए आया था। तब से मुझे तो नहीं लगा कि 1946 में सबसे बड़ी हिंसा अगर पूरे देश में डायरेक्ट एक्शन में दे हुई, तो यही 5,000 लोग एक एक दिन में मारे गए थे। 5 से 15,000 अलग अलग आता है। फिर उसके बाद 64 में यहाँ भाग के लोग आए, फिर यहाँ 1971 में भाग के आए, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन में है। और उसके बाद भी ये देश को ये पाठ पढ़ाते हैं कि साहब नहीं, ये संस्कृति अलग है, ये सब बिल्कुल अलग है। आप ये सोच के देखिए कि बॉर्डर्स पर जो टाउन्स पे डेमोग्राफी बदल रही है, तो क्या वहाँ जो गैर बंगला है वो लोग बसे हुए हैं क्या, जिनको आप मारने के लिए उनको आमंत्रित कर रहे हैं? कल आप ये सोचिए बांग्लादेश की संसद में खड़े होकर एक सांसद कहता है कि बीजेपी आ जाएगी तो चिंता हो जाएगी। तो ये बातें मुझे लगता है कि हम अगर इनको और डीप रूटेड, मैं तो बल्कि इनको कहता हूँ इन पर तो घंटों बात की जा सकती है कि ये किस तरह की साइकोलॉजी है, ये किस तरह की सिख मेंटलिटी हो सकती है कि जो ये कह रही है कि बांग्लादेश का वो जो घुसपैठिया है, जो हत्यारा है, जो वो तो भाई है, और जो जो दूर से ये हिंदी बोलता हुआ आदमी आ गया, इससे तो मुझे बहुत नफरत है, क्योंकि ये बंगाल संस्कृति पर हमला करने आया। बंगाल पे तो कभी हमला नहीं हुआ। 1971 का डिवीजन किसी हिंदी की वजह से तो नहीं हुआ, सोहरावर्दी कहीं वहां से तो नहीं आया। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि सर इसमें बहुत एक जो झूठ का पर्दा था उसमें बात नहीं थी। हिंदी के लोगों ने या बाकी देश के लोगों ने इस बात को मान लिया, और मुझे लगता है 1977 के बाद किसी ने इस पर ध्यान देना भी छोड़ दिया कि ठीक है, आपको जो करना है आप कीजिए। अभी चूंकि जो वोट कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग बाहर से नहीं आए ना, 2 करोड़ 30 लाख बंगाली हैं, जो बंगाल के लोग हैं जिन्होंने उनको वोट किया।
तो वो लोग बदलाव चाहते हैं, तो आप उनको इतने बड़े बंगाल को आप अलग कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि बड़ा ममता बनर्जी को इसका झटका इस चुनाव में अगर लगेगा तो हो सकता है वो साइकिल भी हिले। इसीलिए लोग सबसे पहले पूछते हैं भद्र जन का क्या होगा, भद्र लोग का क्या होगा। तो वो सब चीजें गडमड दिख रही हैं। मुझे लगता है कि 4 तारीख को सर इनका सही से जवाब होगा। जी। अब ये बताइए कि तृणमूल कांग्रेस को अब तक ये तो समझ में आ गया होगा, सूरज चाणक्य का भी कल एग्जिट पोल आ गया और प्रदीप गुप्ता ने तो हिम्मत ही नहीं दिखाई कि वो यहाँ का एग्जिट पोल भी दिखा सके, क्योंकि उनकी टीम के साथ ममता बनर्जी की सरकार जो कर चुकी है अतीत में, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन अब तक इनको ये तो पता चल गया होगा कि बंगाल लूज करने जा रहे हैं। क्या ममता बनर्जी को लगता है कि वो भवानीपुर भी खो रही है और इसलिए अभी से पेशबंदी हो रही है? जी, मैं यही कहूँगा सर कि उसको पूरी तरह से उम्मीद है और पूरी तरह से उम्मीद नहीं, यकीन हो चुका है कि यहाँ से वो चुनाव हार रहे हैं। क्योंकि देखिए अब एंड टाइम पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ सीट दर सीट पर ये सीट के अंदर एक-एक वोट पर मुकाबला है। आपने देखा होगा 21 तारीख से ममता बनर्जी ने यहाँ शुरू कर दिया था, यानी उधर चुनाव प्रचार रुका था, इसके बिल्कुल पार करके सड़क के दूसरी तरफ उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया था और लास्ट दिन तक 27 तक प्रचार होता रहा। 29 को बाहर निकल आई, अलग-अलग जगह घूम रही थी और सब बूथों पर जाकर चेक कर रही थी और उसके बाद सुबह से आरोप लगा रही थी। ऐसा कभी नहीं किया ममता बनर्जी। ममता बनर्जी 3 से 4 बजे निकलती थी, अपना वोट देने जाती थी और फिर वापस आके जो घर के अंदर उनका कंट्रोल रूम है, बिल्कुल घर के सामने में, उसी में वो जो है वो सब कर दिया करती थी। तो मुझे लगता है कि अब ये एक बहुत बड़ा वो हो चुका है। उनको भी ये डर है सर। तो 4 मई में भी अब ज्यादा समय बचा नहीं है धीरेन्द्र जी, वातावरण कैसा है? देखिए अभी तो मैंने पहले दिन तो कल तो एकदम बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे सन्नाटा था, ऐसा लगने लगा ये क्या हो गया। आज थोड़े क्योंकि रात भर मुझे सर यहाँ से मतलब हम लोगों को मैं जो रात भर मुझे लगता है कि रात में जिस तरह से जो पॉलिटिकल ड्रामा हमने देखा कि ममता यहाँ पहुंची, उससे थोड़ा दोबारा से वातावरण में गर्मी सी आई है। अदरवाइज तो 29 की वोटिंग में यहाँ सब लोगों को, यहाँ के इंटेलिजेंसिया को, यहाँ के सब लोगों को, ममता बनर्जी को, इकोसिस्टम को, सबको सन्नाटे में ला दिया सब। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी इस अपडेट के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण विजुअल दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।